हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 16 मार्च 2021 का सिर्फ 2 पेपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अप टू डेट रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस गैस और गैसेज इज आ। तो इसमें बोला जा रहा है, आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है भाई कि बताइए इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा वाटर वेपर और चौथा मीथेन। हमें पता है ऑब्वियसली कि जो ये आपका ऑक्सीजन गैस होता है ये ग्रीन हाउस गैस में काउंट नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ए, सी और डी होगा। सो ऑक्सीजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। आते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है ए कौन सा रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं, ये कौन सा रिएजेंट होगा जिससे ये आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका फॉर्म करेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो CH3 है वो CH3 COOH में चेंज हो जा रहा है। ऐसा एक ही रिएजेंट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक मात्र ये जो है ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका 3। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट विद कोक। तो कोक के साथ रिडक्शन जो है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग तो सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। तो CaNaMg एंड एल्यूमिनियम, तो यहाँ तक तो जितने अभी एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो सारे को हम लोग जो भी रिडक्शन कराते हैं वो रिडक्शन के लिए हम लोग हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, सो बेस्ट मेथड उसके लिए होता है रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो एल्यूमिनियम है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आप किसमें कोक का यूज नहीं करते, तो ऑब्वियसली ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई यूजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। देखिए इसमें पहला एक्स जो एलिमेंट है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी में दिया हुआ 495 एंड यहाँ पे सडन जंप हो रहा है और काफी अच्छा खासा जंप हो रहा है, जिससे ये चीज क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर जरूर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया होगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे एक्स हो सकता है, तो एकमात्र एक जो है एलिमेंट वो है इसमें एक्स, सोडियम। और अगर मैग्नीशियम के लिए भी देखेंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मैग्नीशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो 3s2, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसलिए उतना ज़्यादा जंप इसके रिस्पेक्ट में नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम सोडियम के बारे में अगर बात करें, सोडियम के लिए तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो आप ही देख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सडन हमें यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम एंड मैग्नीशियम। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये कंपाउंड दिया हुआ, ध्यान से देखिए ये पोजीशन और ये पोजीशन को हम कहते हैं अलाइलिक पोजीशन। अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, हालांकि यहाँ पे NBS अगर हम लेते हैं तो ब्रोमीन आता है जो कि अलाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है। सो वो तो सुटेबल रिएजेंट यहाँ पे ऑप्शन में है भी नहीं, और प्रोडक्ट में भी यहाँ पे Cl है। सो एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे बचता है आपका Cl2 UV रेडिकल। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करता है, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करता है, तो ये रेडिकल जो होता है वो इजीली जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है। ये दोनों मिलकर रेजोनेंस में यहाँ पर आ सकते हैं और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे अगर रेडिकल बनेगा जो कि अलाइलिक पोजीशन है तो वो स्टेबल पोजीशन होगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट रिएजेंट होगा वो होगा ऑप्शन 3 Cl2H9। उसके बाद द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एस्टेब्लिश। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो क्या होता है, तो हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का जब हम लोग बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से CONH का जो ये चेन सीरीज में जाता है तो इसे कहते हैं 1 डिग्री स्ट्रक्चर। अब ये जो CONH है जब ये इनका H बॉन्डिंग होने लगता है, जैसे सपोज ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इस H को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ये चेन इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसके कारण एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग को फॉर्म होता है। तो ऑब्वियसली वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके कारण यहाँ पे बना, तो H बॉन्डिंग के कारण वो करेक्ट स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, FeX2 and FeY3 are known when X and Y are।
देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर हम ऑप्शन वाइज अगर चलते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो आयरन है, अगर यहाँ पे x है और x है और बोला जा रहा है आयरन में 3y है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस y का ज़्यादा हो जाएगा तब जब y का बहुत ज़्यादा साइज हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम कहेंगे कि Fe के केस में y जो है वो आयोडीन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिर्फ दो ही है तो आराम से ये दोनों को लीनियरली वो अरेंज कर सकता है आयरन एटम जो कि सेंट्रल एटम है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x के जगह आयोडीन भी ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो आप ले ही सकते हो। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, जिसमें y आयोडीन नहीं होगा। ध्यान से देखिए आयोडीन एब्सेंट है यहाँ पे हम चारों एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। आते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वुड लैमिनेट्स। हालांकि ये फैक्चुअल है, आप इसे फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें हम लोग यूज करते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, ये पॉलीमर का सवाल था। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला सवाल है, सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप ही सोचिए कि सोडियम हाइड्राइड है, अब ये तो एक हाइड्राइड डोनर है। अब अगर ये हाइड्राइड डोनर है तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो नहीं सकता ये। इसलिए जो पहला आपका स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स निकल गया। अब आते हैं, हमारा अगला स्टेटमेंट, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन पिरिडीन। पिरिडीन की अगर हम बात कर ले तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर हो जाता है ये इसका लोन पेयर। तो कहा जा रहा है जो लोन पेयर है ये इसके पिरिडीन को और ज़्यादा बेसिक बनाता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है। और अगर ये लोकलाइज्ड होगा सो इजीली H प्लस का प्रोटोनेशन जो है वो हो सकता है, तो ये इसे और ज़्यादा बेसिक बनाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं, हमारा अगला सवाल है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60। देखिए एकदम सिंपल है, ये आपको C60 का स्ट्रक्चर जो है आपको याद होना चाहिए। इसमें 5 मेंबर रिंग भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें 6 मेंबर रिंग भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपको दो नंबर याद रखना है, सिंपली मैं याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, 12 और 24। देखो अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे ये 6 मेंबर है, यहाँ पे ये क्या है 5 मेंबरिंग है, तो इससे जस्ट उल्टा क्रॉस कर लो, यानी हाई को लो को हाई दे दो। मतलब ये हाई है 6 मेंबरिंग तो आप इसे 12 कर दो, और ये 5 है तो आप इसे क्या कर दो 24, यानी कि 24 5 मेंबर रिंग होते हैं। 5 मेंबर रिंग होते हैं और 12 जो होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होते हैं। इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हो 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला सवाल है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2। देखिए H2O2 के बारे में पूछा जा रहा है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट्स। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, फैक्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये। यूज्ड एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑब्वियसली दोनों की तरह ये बिहेव कर सकता है और दोनों मीडियम में बिहेव कर सकता है, एसिडिक भी बेसिक भी। यहाँ भी कह सकते हैं एसिडिक भी और बेसिक भी। द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लाई इन द सेम प्लेन। ये तो आप स्टेटमेंट को कह सकते हो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग करेक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई कि जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो अलग अलग प्लेन पे लाई करता है। जैसे मान लो कि ये O है तो एक H इधर है एक H इधर है, तो ऑब्वियसली प्लेन जो है वो अलग अलग हो जाता है। सो ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है सेम प्लेन पे है। हम कहते हैं ना इसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसके कारण ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम प्लेन पे कभी नहीं आ सकते। तो स्टेटमेंट सी जो है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। मिसिबल विद वाटर, ऑब्वियसली एच बॉन्डिंग तो कर ही सकता है तो मिसिबल होगा वाटर में, इसलिए A, B एंड D ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। आते हैं, हमारा अगला सवाल है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। बोला जा रहा है कि अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करा रहे हैं। सपोज NH3 को हमने RH से रिएक्शन करा दिया, तो बोला जा रहा है इसमें NaOH का जो यूज है वो क्यों कर रहे हैं हम लोग। आप ध्यान से देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। N का नोन पेयर इसमें अटैक किया, एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे फॉलो करेगा। सो आपका R, ध्यान से देखिए NH3 और ये आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। अब जो ये H है वो H का नेचर क्या हो चुका है, एसिडिक नेचर हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम NaOH लेते हैं तो ये OH माइनस इसके H को रिमूव करता है, मतलब एसिडिक इम्प्योरिटीज को यहाँ पे ये रिमूव करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, NaOH का यूज कर रहे हैं। तब क्या बनता है, RNH2 बन रहा है। मीन्स NaOH का जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। आते हैं, हमारा अगला सवाल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए कंपाउंड ए व्हेन वार्म्ड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मींस ये टॉलेंस टेस्ट जो है ये पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, ए जो है इसका ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है। ठीक है, अब ओजोनोलिसिस के बाद बोला जा रहा है, सॉरी ये एक्स है और इसका ओजोनोलिसिस करा के बोला जा रहा है ए बन रहा है।
अब बोल रहा है ये जो ए है ये आपका टॉलेंस टेस्ट, ये आपका जो टॉलेंस टेस्ट है ये पॉजिटिव दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास COH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें बस यही देखना है कि ओजोनोलिसिस के बाद किसके पास COH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बन रहा होगा, तो एसीटोन का 2 यूनिट बन रहा होगा। यहाँ पे बात करें तो एसीटोन बन रहा होगा, साथ में आपका साइक्लोप्रोपेनॉन बन रहा होगा। हम अगर यहाँ पे अगर कर ले इसे ओजोनोलिसिस, तो ये आपका प्रोडक्ट कुछ यूँ बन रहा होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसका ओजोनोलिसिस करा दें तो ये प्रोडक्ट ये बन रहा है। अब क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन है, 3, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, COH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक। देखिए बेसिक कैरेक्टर का मतलब सिंपली होता है कि H प्लस जो है वो ईजिली कहाँ अटैक करे, लोन पेयर। अब चूंकि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, लोन पेयर और नाइट्रोजन में, तो जहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में ज़्यादा डिलोकलाइज्ड होगा वहाँ पे बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। अब आप यहाँ पे देख लो ध्यान से, फर्स्ट स्ट्रक्चर में CH3CO NH2CH5, सेकेंड स्ट्रक्चर में देख लो तो N का जो लोन पेयर है इसके साथ आपका 3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख ले तो NH है, CO CH3 एंड CO CH3। अब एक और लास्ट स्टेटमेंट है NH, यहाँ पे 2 आपका इथाइल ग्रुप लगा हो। ध्यान सकते हो यहाँ पे N का जो लोन पेयर है वो इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, वो इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, तो इसके जो लोन पेयर के प्रोटोनेशन होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो लिस्ट बेसिक होगा। और अगर सबसे ज़्यादा अगर एसिडिक की बात करते हैं तो फिर हम लोग कहेंगे ये 2 डिग्री, देन उसके बाद ये 3 डिग्री होता है, जो हम लोग का एक करेक्ट ऑर्डर हमने पढ़ा था 2310 2130 NCERT में भी ये मेंशन है। आते हैं हमारा अगला सवाल है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट X, Y एंड Z विद एटॉमिक नंबर 33 53 एंड 83। हालांकि ये 33 53 83 आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो 33 है, 33 वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आर्सेनिक को, ठीक है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33। 53 की बात कर लेंगे तो ऑब्वियसली आयोडीन का हो जाएगा, एंड देन उसके बाद अगर आप 83 की बात करेंगे तो ये बिस्मथ का हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली ये क्या है आपका मेटलॉइड्स है, ठीक है। आयोडीन क्या हो जाएगा आपका नॉन मेटल हो जाएगा, एंड अगर बिस्मथ की बात कर लेंगे तो ये मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो X है वो आपका मेटलॉइड है, तो X इज अ मेटलॉइड, Y इज अ नॉन मेटल, Z इज अ मेटल, सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हमारा अगला सवाल है, इसमें आपको बोल रहा है कुछ टेस्ट दिया हुआ है और बोला जा रहा है कौन से स्पीसीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टेस्ट है लसाइन टेस्ट। अब देखिए लसाइन टेस्ट तो आपको भी पता है कि बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिससे हम नाइट्रोजन का, सल्फर का, फॉस्फोरस का, हैलोजन का डिटेक्शन करते हैं। ये तो हमारे NCERT बुक में 11 क्लास में भी दिया हुआ, तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। बोला जा रहा कॉपर ऑक्साइड, ध्यान से देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो +2 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है इसके लिए आपका 1, डेट इज कार्बन का डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट C ऑप्शन, तो C के लिए आप क्या बोल सकते हो करेक्ट ऑप्शन 4, ऑब्वियसली हाइड्रोजन फैमिली तुरंत उसके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है, स्पेसिफिकली जो Ag+ होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर तुरंत क्या करता है AgX का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए आयोनिक नेचर का होता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है। सो अब डी ऑप्शन बच गया, तो डी ऑप्शन के लिए आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका 2 सल्फर, ठीक है। सो ये ऑप्शन ए 3142 3142 इज द 3, यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो सही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर सकता है। एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लांट या एनिमल के मेम्ब्रेन के थ्रू हम इसे फिल्टर करते हैं उसके कोलाइडल पार्टिकल्स को, हम ऑर्डिनरी फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी फिल्टर से हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि सैंड वाटर हो तो उसे सेपरेट कर सकते हैं। सो इसलिए 2 ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। द फ्लक्चुएटिंग पावर, ऑब्वियसली हार्डी-सूज रूल अगर फॉलो करेंगे तो 3+ का पावर ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेट करने का इन कंपैरिजन ऑफ +1। एंड लास्ट वन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन सो ब्राउनियन मोशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो कंटिन्यूअस बिना ग्रेविटी के इफेक्ट के मोशन करता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 2 जो होगा ये आपका यहाँ पे 17 करेक्ट होगा। अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। कुछ कंपाउंड दिया हुआ है इसमें
तो आपको बोला जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक, मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालना है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकाल ले वो इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज करेगा। मीन्स सिंपली हमारा फोकस जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहला यहाँ पे जो कंपाउंड है इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो NH4 एंड सीरियम NO3 एंड 6, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सीरियम पे +4 आ जाएगा, ये +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, सीरियम पे +4। गैडोलिनियम की बात करें, नाइट्राइट आयन है तो गैडोलिनियम यहाँ पे आपका हो जाएगा +3 एंड लास्ट यूरोपियम, तो यू आपका NO3 है तो ये आपका +3 हो गया। अब ये तीनों का हमें कन्फिग्रेशन लिखना है। सिंपल अगर हम सीरियम की कन्फिग्रेशन की बात करें तो हम कर सकते हैं जेनॉन 4f2 6s2। उसके बाद अगर हम गैडोलिनियम की बात करें जो कि एक एक्सेप्शन होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं गैडोलिनियम का, जेनॉन 4f7 एंड आपका 4f7 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 6s2 एंड 5d1। ठीक है, उसके बाद गैडोलिनियम 64 यूरोपियम की बात कर लेते हैं तो ये आपका जेनॉन हो जाएगा, उसके बाद 4f6 एंड 5d0 एंड 4s0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यूरोपियम 63। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि जैसे मान लो कि अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग को बनाना है, तुम्हारा क्या सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। ठीक है, तो 5d1 6s2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6s2 5d1, ताकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे नंबर ऑफ। ठीक है, तो सीरियम गैडोलिनियम और यूरोपियम का हमने कन्फिग्रेशन कर दिया। अब देखो ध्यान से 4+4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे बाहर निकालना है। चारों इलेक्ट्रॉन को जब हम यहाँ पे अगर 4f2 एंड 6s2 यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 0, जेनॉन का कन्फिग्रेशन आ जाएगा। गैडोलिनियम +3 आप निकाल दो यहाँ से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 7। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यूरोपियम +3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, क्या हो जाएगा 4f6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक बच जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कितने, 6। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट गैडोलिनियम का हो जाएगा, मीन्स बी कंपाउंड का, देन उसके बाद सी, देन कंपाउंड ए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4। आते हैं हमारा अगला सवाल है, द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1m NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 1m एंड दिस। देखिए अगर हम बात करेंगे सपोज NaOH का हमने वॉल्यूम मान लिया V1। ठीक है, किसके लिए मान लिया, H3PO3 के लिए। अगर H3PO3 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, यहाँ पे एसिडिक एच कितना है, 2 है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ध्यान से आप लिख सकते हैं 2n फैक्टर है इसका, 2 इंटू 1m इंटू 50 ml इज इक्वल्स टू 1m, इसका हमने वॉल्यूम कितना माना है, V1 इंटू 1। सो यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना हो गया, 100 ml। ये किसके लिए रिक्वायरमेंट होगा, H3PO3 के लिए। अब H3PO2 की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, H3PO2 का। अब यहाँ पे देखो एसिडिक H1 ही है तो इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 इंटू इसका कितना दिया हुआ आपका, मोलैरिटी 2 दिया हुआ है एंड इसका वॉल्यूम 100, और इसके लिए NaOH का जो वॉल्यूम है वो हमने V2 अज्यूम कर लिया। सो हम लिख सकते हैं V2 इंटू मोलैरिटी तो सेम ही रहेगा, तो V2 कितना हो गया आपका, 200 ml हो गया। ये हो गया H3PO2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो 100 एंड 200 विल बी द राइट ऑप्शन। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd। आते हैं हमारा अगला सवाल है, अच्छा C6H5MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को उस पर अटैक करा रहे हैं। हम लोग को पता है कि भाई अगर मान लो हम साइनाइड पे, ठीक है, साइनाइड पे अगर हम अटैक कराते हैं C6H5MgBr को तो रिएक्शन बहुत सिंपल होता है, हमें पता है CH3 से जाके तो वो रिएक्ट करने वाला नहीं है। तो C6H5MgBr जाके इस पर अटैक किया, ये शिफ्ट कर गया, क्या बन गया आपका, अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ये OCH3, और ये आपका हो जाएगा C6H5 डबल बॉन्ड NMgBr। फिर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, तो हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे जो NMgBr है ये पोर्शन हाइड्रोलाइज होकर क्या बदल जाएगा, कीटोन। तो यह आपका बन गया कीटोन, यहाँ पे C6H5 एंड ये आपका OCH3। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें कीटोन, जहाँ पे बन रहा ऑप्शन 4। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, गैलियम क्रिस्टलाइजेस इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर HCP स्ट्रक्चर होगा Z का वैल्यू 6 होगा। द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, अगर हम नंबर ऑफ वॉइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, 6 का जस्ट डबल यानी कि 12 प्लस ऑक्टाहेड्रल 6 के इक्वल यानी 18। अगर हम लोग पर एटम अगर वॉइड की बात करें, पर एटम, क्यों पर एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक मास 70U मींस गैलियम के एक एटम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, कितना नंबर ऑफ वॉइड यहाँ पे हो सकता है। सो इसलिए पर एटम वॉइड निकाल ले तो 18/6 दैट इज 3 वॉइड्स पर एटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन दिस। तो आप ही सोचो यहाँ पे 70U मीन्स 70 इंटू अगर हम बात करें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये टोटल कितने वॉइड कंसिस्ट करते हैं, 3 वॉइड्स कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, सो 3 वॉइड्स के लिए इतना है। तो अगर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ वॉइड निकालना चाहेंगे कितने ग्राम में, 0.581 ग्राम में, तो 0.581 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये 3/70 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 0.581। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका जो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड आ जाएगा 15 इंटू 10⁻21। ठीक है, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर 15 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला सवाल है, 5 मिलीमोल डेसीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl एज अ कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस हमें दिया हुआ है, दैट मींस G का वैल्यू दिया हुआ 0.55 मिली साइमन्स दिया हुआ है। व्हेन मेजर्ड इन सेल कांस्टेंट यानी L/A का वैल्यू दे दिया गया 1.3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप यहाँ से सबसे पहले किसका वैल्यू निकालोगे, K का। तो हम लोग क्या लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L/A। इसका अगर इन्वर्स कर दे 1/R 1/रो इंटू A/L, तो क्या लिखते हैं 1/R को कंडक्टेंस यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 0.55 मिली, याद रखिएगा मिली साइमन्स है। ठीक है, यूनिट भी मिली के टर्म में ही ले आते हैं हम लोग। 1/रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी के इंटू A/L को क्या लिख सकते हैं 1/1.3। तो यहाँ से कंडक्टिविटी का वैल्यू 1.3 इंटू 0.55 मिली साइमन्स पर सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। किसका वैल्यू, कंडक्टिविटी का वैल्यू। अब हमें पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या लिखते हैं हम लोग, K इंटू 1000/m। सो यहाँ से K का वैल्यू 1.3 इंटू 0.55 मिली साइमन्स इंटू 1000 बाय मोलारिटी का वैल्यू दे रखा है 5 मिलीमोल, इसलिए मैंने यहाँ पे मिली के टर्म में ही छोड़ दिया था। तो आपका सिंपली 5 लिख सकते हो। तो आप इसे अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 143 मिली साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। ठीक है, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका इसका 143। आते हैं, हमारा अगला सवाल है, ए एंड बी डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए और बी दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर से जा रहा है, और इसके लिए जो आपका फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है 1 हमने मान लिया, वो दिया हुआ है 54 मिनट। और अगर हम टी हाफ अगर हम लिख ले बी के लिए 2 मान ले रहे हैं इसको, 18 मिनट दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्विमोलर मिक्सचर नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बिकम 16 टाइम्स दैट ऑफ बी। ठीक है, देखो हम लोग अगर मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो लिख सकते हैं AT इज इक्वल्स टू A0 बाई 2 टू द पावर N1। ठीक है, पता नहीं कितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा, तो N1 हमने अज्यूम कर लिया। और BT को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया B0 बाई 2 टू द पावर N2। ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बिकम 16 टाइम्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो AT यहाँ पे दिया हुआ है आपका A0 बाई 2 टू द पावर N1 इज इक्वल्स टू B0 बाई 2 टू द पावर N2। सो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो N1 और N2 में रिलेशन हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, N1 और N2, A0 और B0 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है आपको, बोला जा रहा है A एंड B टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोनों का इनिशियल अगर हम मान लेंगे 1 और ये 16 टाइम्स है। ठीक है, सो यहाँ से N2 और N1 का रिलेशन आ जाएगा N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो आप ऐसे समझो n को आप कैसे लिखते हो, n को क्या हम इन जनरल लिख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है हमें किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए, अब भाई उसका हाफ लाइफ क्या है। सो इसी को अगर हम इसके टर्म में ब्रेक कर ले N2 और N1 के टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं T बाई, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, तो T हाफ किसके लिए, सेकेंड के लिए, माइनस T इंटू T हाफ किसके लिए, फर्स्ट के लिए, इज इक्वल टू 4। सो हाफ लाइफ सेकेंड के लिए आपका कितना दिया हुआ है 18 माइनस T बाई 54 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से आपका जो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 108
मिनट आ जाएगा। ठीक है, सो आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, इन डुमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.840 ग्राम। सपोज मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हमने Z नाइट्रोजन मान लिया। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ N लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं Z इंटू, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और भाई टोटल मोलर मास M इंटू 100, ये है, ये परसेंटेज है। यही हमें सिर्फ इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे, और बोला जा रहा है कि जब इसका हम लोग कंबशन करा रहे हैं तो जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट किया गया है वो कलेक्ट किया गया 30 ml of nitrogen at 287 Kelvin and 758 mm of Hg pressure। तो यहाँ से हम N2 का जो मोल्स है वो इजीली निकाल सकते हैं। सो N2 का पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम N2 का मोल्स निकाल ले तो कितना आ जाएगा, तो आप देखो सिंपली आप लिख सकते हो, आप क्या लगा दो, POAC का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिख सकते हो, Z इंटू, ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा मोलर मास दिया हुआ है, इस पूरे कंपाउंड का जो मास दिया हुआ वो दिया हुआ 0.184 बाई मोलर मास m। ठीक है, पीओसी हम लोग किस पे लगा रहे हैं, नाइट्रोजन आइटम पे लगा रहे हैं, क्योंकि उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं तो पूरा नाइट्रोजन आइटम कंजर्व होगा। सो n पे लगा दिया Z इंटू 0.84 बाई m इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को क्या लिख सकते हैं, अगर आइडियल गैस मानेंगे तो PV इक्वल्स टू nRT। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विल बी PV by RT. So pressure is 758 by 760, ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 30 ml है, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000, और यहाँ पे आपका R का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 287। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें किसका वैल्यू चाहिए, Z इंटू 14 बाई M, Z बाई M का वैल्यू तो आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इसे भी हम 14 से मल्टीप्लाई कर दे, इसे भी 14 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, और 0.84 को अगर हम इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, Z इंटू 14 बाई एम इंटू 100, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 758 इंटू 30 इंटू 14 इंटू आप कह सकते हो 100 बाई क्या लिख सकते हो, तो यहाँ 760 इंटू 1000 इंटू 0.0821 इंटू 287 और इंटू ये आपका जो m का ये जो मास दिया हुआ 0.184 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यहाँ से आपका 0.184 आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर में। जब आप इस परसेंटेज को कैलकुलेट कर लीजिएगा तो परसेंटेज ऑफ n जो है वो आपका आ जाएगा 19.3। अब चूंकि अप्रोक्सीमेशन में बोल रहा है तो आप 19% कह सकते हो। सो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन था। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n इज इक्वल्स टू 5। अब अगर n का वैल्यू 5 होगा तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 एंड 4। अब आप ही सोचिए +2 किसमें किसमें एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है। सो इसके एक ऑर्बिटल रहेंगे, 3 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसके भी एक ऑर्बिटल लेंगे, 4 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसके भी एक ऑर्बिटल लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3। आते हैं हमारा अगला सवाल है, at 363 Kelvin the vapor pressure of A is 21 kilopascal, that of B is 18 kilopascal। तो यहाँ पे आपका P0 A का वैल्यू 21 kilopascal दे दिया एंड P0 B का वैल्यू 18 kilopascal दे दिया। 1 मोल ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो है वो 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो है वो 2 है। तो यहाँ से टोटल प्रेशर पूछ रहा है, इजीली लिख सकते हैं XA इंटू P0 A एंड प्लस XB इंटू P0 B। सो यहाँ से XA का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो 1/3 इंटू P0 A दैट इज 21 प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2/3 इंटू P0 B का वैल्यू 18, तो ये 6 एंड ये 7। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, 19 किलो पास्कल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19। आते हैं हमारा अगला सवाल, सल्फ्यूरस एसिड हैज K1 एंड K2, ठीक है, द pH ऑफ इतना है H2SO3, राउंड ऑफ करना है। ध्यान से देखिए हमारा K2 का वैल्यू जो है वो K1 के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम है, चूंकि डायरेक्ट pH निकालना है तो हम फर्स्ट K1 के वैल्यू से लेकर चलते हैं। तो H2SO3 है, इसे हमने ब्रेक कर दिया H प्लस HSO3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 0.588 दिया हुआ है, ये उस वक्त 0 होगा, 0.588 माइनस x, ये x और ये x, तो आप क्या लिख सकते हो कि 1 का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 0.588 माइनस एक्स, इसे हमने अप्रोक्सीमेशन में हटा दिया। सो x का वैल्यू K1 1.7 इंटू 0.588 इंटू 10 टू द पावर -2,
इसका हमने कर दिया स्क्वायर रूट। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो नियरली आप 10⁻⁻1 लाते हो, इसलिए यहाँ से pH का वैल्यू आ जाता है आपका 1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो ध्यान से हमने K2 को इग्नोर कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए उससे जो H+ रिलीज होगा वो नेग्लिजिबल कह सकते हैं। अगला सवाल है व्हेन 35 ml ऑफ द 0.15 m लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ क्रोमिक सल्फेट। पहले तो हम लोग इसका एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, बोला जा रहा है क्रोमिक सल्फेट तो Cr2SO4 होल थ्राइस, और ये क्या बनाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो आप कह सकते हो PbSO4 प्लस CrNO3 थ्राइस। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आई थिंक कि 2 और ये आपका हो जाएगा 3। तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, इसका कितना मिलीमोल्स हो जाएगा, 35 इंटू 0.15, 35 इंटू 0.15 दैट इज 5.25 एंड 20 इंटू 0.12 दैट इज 2.4। अब आप यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो ऑब्वियसली 5.25/3 करोगे और ये 2.4/1, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सो ये डिसाइड करेगा कितना PbSO4 बनने वाला है। सो ध्यान से देखो 3 मोल्स आपका 3 मोल बना रहा है, ठीक है। सो PbSO4 अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbSO4 कितना प्रेसिपिटेट हो जाएगा 5.25 इंटू 10⁻⁻3। सो यहाँ से आप लिख सकते हो 525 इंटू 10⁻⁵, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 525। सो करेक्ट आंसर आपका हो गया 525 इंटू 10⁻⁵ में। सो ये आपको पूछ रहा है। आते हमारा अगला सवाल है एट 25 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म FeCl2। ठीक है, आयरन है, इसमें आप आयरन ऑब्वियसली सॉलिड में लिए होंगे, HCl आपका एक्वस फॉर्म में, और ये बनाया FeCl2। आप इसको 2 लिख सकते हो और प्लस यहाँ पे 2H2 गैस रिलीज कर रहा है, सॉरी H2 गैस सिंपली होगा तो आप इसे H2 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है, तो डेल्टा Ng का वैल्यू 1 है। क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। तो माइनस पी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng का वैल्यू यहाँ पे 1, क्योंकि ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा तो ये 1, यानी कि आपका हो गया -1 इंटू R का वैल्यू 8.314 दे रखा है एंड टेम्परेचर इज 25 यानी मीन्स 298। तो ये आपका इतना जो जूल आ रहा है वर्क, ये किसके लिए आ रहा है, जब आयरन कितना ग्राम था 56 ग्राम आयरन था। हमें किसके लिए पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 50 ग्राम आयरन के लिए। तो वर्क डन फॉर 50 ग्राम आयरन कितना हो जाएगा, तो 56 के लिए था तो 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका 1/56। तो 50 के लिए कितना हो जाएगा, आप कर सकते हो 50/56 इंटू, ठीक है। उसके बाद आपने कर दिया -1 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 2218.12। सो यहाँ से अगर बात करें तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2218 हो सकता है। आते हैं हमारा अगला सवाल है TiH2O6 + 3 absorbs light of wavelength 498 nanometer in the DD transition. The octahedral splitting energy for the above complexes. तो एनर्जी हमें निकालना है तो क्या हम कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना 12,400/4980, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेशन लेकर अगर आप सॉल्व कर दोगे तो 3 टाइम्स हमने यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अब इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। तो यहाँ पर हमने इसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखा इस शिफ्ट के पेपर का। इसी तरह से हम लोग अगले पेपर को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।